तो जो यूनिट 4 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसको हम लोग किस तरीके से स्टडी करें, मैं एक बार आउटलाइन आप लोगों को बता देता हूं। उसके बाद हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो बोर्ड में आए हम उनको डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई शॉर्ट में कह देते हैं। इसके अंदर आउटलाइन सिलेबस की क्या है, हमने स्टार्टिंग करी मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ। हमने सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इसकी यूनिट, इसका फॉर्मूला, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका यूज हम लोग बार बार करते हैं। और आप लोगों को देखा भी होगा आप लोगों ने कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशंस, ये चीजें हम लोगों को मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पता होनी चाहिए। दूसरा हम लोगों ने फिर पढ़ा फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स, फैराडेज एक्सपेरिमेंट। और बेसिकली हम लोगों ने इसके अंदर दो एक्सपेरिमेंट्स पढ़े, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट 1 के अंदर हम मैग्नेट को पास में लाते हैं कॉइल के, और कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। और दूसरे के अंदर हम क्या करते हैं कि एक कॉइल के पास दूसरी कॉइल होती है, और एक कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगा होता है, दूसरी कॉइल के अंदर जस्ट की और बैटरी लगी होती है। और जैसे हम की को स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो दूसरे कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है। ये फैराडे के दो एक्सपेरिमेंट हमने पढ़े। फिर इसके बाद हमने फैराडे के लॉज, फैराडेज लॉज हमने देखे, और इसके फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ हम लोगों ने देखे। फर्स्ट लॉ केवल ये बताता है कि जब फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और सेकंड लॉ बताता है कि जो मैग्नीट्यूड है ईएमएफ का, जो वैल्यू है ईएमएफ की, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमने देखा था जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि ईएमएफ कैसे कैसे प्रोड्यूस हो सकता है, वेज टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के तरीके क्या हैं उसको समझने के लिए हमें जैसे पता होना चाहिए सेकेंड लॉ के हिसाब से कि ईएमएफ प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। और कांस्टेंट अगर हम लिखें और लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हम लिखें, लेंज लॉ को भी इसके बीच में शामिल करेंगे, तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स को लिखते हैं बी ए और इनके बीच का एंगल। तो फ्लक्स कैसे कैसे चेंज हो सकता है, तो उसी के हिसाब से हम डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे हम ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। या तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकता है, जैसे मैग्नेट को पास में लाएं, दूर ले जाएं। एरिया चेंज हो, यानी कि हम लोग जो है कॉइल को बड़ा कर खींच करके फ्लैट कर दें, खींच करके बड़ा कर दें, पतला कर दें, तो एरिया को चेंज कर सकते हैं। एंगल को चेंज करने के लिए हम ओरिएंट करेंगे, और तीनों को एक साथ भी कर सकते हैं। तो या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकता है, एरिया को चेंज करो तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकता है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच के एंगल को भी अगर हम चेंज करते हैं तो भी हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने वेरियस वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने देखा था। फिर इसके बाद एक और चीज हम लोगों ने पढ़ी इसके अलावा कि फैराडे का जो लॉ है वो केवल ये बताता है कि ईएमएफ कब प्रोड्यूस होता है, ये कैसे प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताता। तो डायरेक्शन एक अलग साइंटिस्ट ने बताई, और वो डायरेक्शन हम इसके अंदर अलग से इंक्लूड करते हैं। वो डायरेक्शन बताता है लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ, तो लेंजेस लॉ फैराडे के लॉ के आगे थोड़ी सी सुधार है, इट इज जस्ट एक्सटेंशन, इंप्रूवमेंट ओवर द फैराडेज लॉ। तो ये बताता है, इंपॉर्टेंट है कि फैराडे लॉ के हिसाब से कि ईएमएफ तो प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, इस चीज के लिए लेंज लॉ ने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज किया। जब हम मैग्नेट को पास में लाते हैं, दूर लेके जाते हैं, तो दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है, लेकिन ये लेंज लॉ कहता है कि वो फ्री में नहीं होता, हम उसके लिए काम करते हैं। जो हम काम करते हैं वही काम ईएमएफ में कन्वर्ट होता है, ये है लेंज लॉ। तो लेंज लॉ कहता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ वो है या ऐसी है जो कि जिसकी वजह से वो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसको अपोज करेगी। मैग्नेट को पास में लाने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ कॉइल में पैदा होता है, तो इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी कि इस मैग्नेट को पास में आने से रोकेगी।
दूर लेके जाएंगे तो दूर जाने से भी रोकेगी। ऐसी डायरेक्शन जो है लेंज लॉ इस हिसाब से बताता है। तो जो हम काम करेंगे ना मैग्नेट को पास में लाने, दूर ले जाने के लिए, वही इंड्यूस ईएमएफ में कन्वर्ट होता है। ये लेंज लॉ बताता है। इसके हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे थे कि लेंज लॉ की हेल्प से हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। ठीक है, कॉइल को फील्ड के अंदर लेके जा रहे हैं, कॉइल को फील्ड के बाहर लेके जा रहे हैं, मैग्नेट को पास में ला रहे हैं, मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं, या किसी लूप के पास कोई करंट कैरिंग वायर है और करंट बढ़ रहा है तो ईएमएफ कैसे जनरेट होगा, और करंट डिक्रीज कर रहा है तो ईएमएफ कैसे जनरेट होगा। ये सारा हम लोगों ने लेंज लॉ की हेल्प से देखा। तो ये एक छोटा सा अलग तरीके से मैं आउटलाइन बताया जिसके अंदर हमने मेन ईएमआई को डिस्कस किया है। इसके अलावा और दूसरे टाइप के इंड्यूस्ड ईएमएफ को डिस्कस करने के लिए हम लोग इसको मिटाते हैं एक बार और आगे चलते हैं। और दूसरे टाइप का जो ईएमएफ होता है या इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड वोल्टेज होती है वो हमारी लूप के अंदर नहीं होता, वो होता है किसी सॉलिड पीस ऑफ कंडक्टर के अंदर। किसी कॉइल के अंदर अगर होता है तो वो हमारे इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता है। लेकिन किसी सॉलिड पीस ऑफ कंडक्टर, किसी लोहे के मोटे टुकड़े के अंदर जो करंट इंड्यूस होगा, ठीक है, या ईएमएफ जनरेट होगा, उसे हम कहते हैं एडी करंट्स। एडी करंट्स हमारे फायदे के भी हो सकते हैं और नुकसान के भी हो सकते हैं। ठीक है, इनको ज्यादातर हम अपने फायदे के लिए भी यूज कर सकते हैं और ये हमारा लॉस भी करवाते हैं। तो लॉस करवाने को कम करने के लिए हम इसका इंतजाम भी करते हैं और इसका यूज करके हम लोग बहुत सारे काम करते हैं। जैसे मैंने बताया था इंडक्शन फर्नेस, ठीक है, आप किसी लोहे की चीज को या मेटल की चीज को आप मेल्ट कर सकते हो, या स्पीडोमीटर के अंदर या ब्रेक्स के अंदर या डेड बीट गैल्वेनोमीटर के अंदर, गैल्वेनोमीटर की जो निडल होती है वो अगर ये फिनोमेना ना यूज करते तो निडल जो है अपने पॉइंट पे आने से पहले वाइब्रेट करती है और फिर धीरे 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 अपने पॉइंट पे आती। करंट को स्विच ऑफ करते तो जीरो पे आने से पहले ऑसिलेट करती, फिर धीरे धीरे जीरो पे आती। लेकिन इस एडी करंट्स की वजह से वो तुरंत उसको हम प्रॉपरली यूज करते हैं ताकि हमारी जो निडल है वो सही अपने पॉइंट पर आ जाए और वो ऑसिलेट ना करे। तो एडी करंट्स के हमने यूजेस देखे थे। इसके बाद हमने दूसरे टाइप का जो ईएमएफ देखा था वो देखा था मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ में मैंने आप लोगों को दो तरीके से बताया था। एक तरीके में फ्लक्स के चेंज होने की जरूरत नहीं है ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए। मोशनल ईएमएफ जब हमने पढ़ा था तो उसमें फ्लक्स चेंज होने की जरूरत नहीं थी। एक रॉड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलती है, रॉड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलती है तो रॉड के दोनों किनारों के बीच में वोल्टेज डेवलप होती है। उस वोल्टेज को ही हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, और हमने इसको एरिया बढ़ने की वजह से भी हमने इसको डिस्कस किया था, जिसमें हमने फॉर्मूला यूज किया था। आपने देखा BLV cos थीटा, सॉरी BLV sin थीटा वाला फॉर्मूला हमने डिराइव किया था कि जब कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यू शेप का जो हमने लूप लिया था, रॉड को जब हम ऐसे चलाते हैं तो कैसे फ्लक्स इंक्रीज करता है और उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। उस वाले टॉपिक के अंदर हम लोगों ने फोर्स भी निकाला था कि उस रॉड को मूव कराने के लिए कितना फोर्स लगेगा, और फिर हमने पावर डेवलप भी निकाली थी, यानी कितनी हीट डेवलप होगी हमारी उस रेजिस्टेंस के अंदर। ये भी हमने सारा काम इस जो है इमोशनल ईएमएफ में किया था। फिर हमने रोटेटिंग रॉड का एग्जांपल भी लिया था कि जो रॉड रोटेट कर रही है, जैसे साइकिल के जो व्हील के अंदर स्पोक्स होते हैं ना, ताड़ियाँ होती हैं, उन ताड़ियों के सेंटर वाले पॉइंट और बाहर वाले पॉइंट के बीच में कितनी वोल्टेज प्रोड्यूस होगी अगर हमारी साइकिल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलती है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलती है तो। ठीक है, फिर हमने डिस्क का भी एग्जांपल लिया था। फिर हमने फॉलिंग रॉड का भी एग्जांपल लिया था कि अगर कोई रॉड फॉल करती है तो गिरते समय भी उसके दोनों किनारों के बीच में वोल्टेज डेवलप होती है। ये भी हमने इसके अंदर किया था। ये सारी चीजें मैंने आपको नोट्स में दे रखी हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में क्या था कि किसी कॉइल के अंदर, क्योंकि वो कॉइल जब उसमें करंट बढ़ेगा तो उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, तो उसका फ्लक्स भी बढ़ेगा, तो उसका फ्लक्स बढ़ेगा तो उसके अंदर करंट बढ़ेगा, और लेंस के हिसाब से, लेंस लॉ के हिसाब से वो जो करंट होगा, इंड्यूस करंट, वो ऐसा होगा कि बाहर वाले बढ़ते करंट को रोकेगा, और ऐसी करंट अगर फॉल करने की कोशिश करेगा तो उसको बढ़ाएगा। तो अपनी ही कॉइल के अंदर अपनी ही फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस होना, उसे हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। वो भी हमने किया था।
फिर उसके बाद हमने म्यूचुअल इंडक्शन की बात करी, दो कॉइल थी आमने सामने, एक के अंदर करंट हम लोग सेंड करते हैं तो दूसरे के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, ये म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना था। ठीक है, और आप लोगों को ये एक बार मैं सारे फॉर्मूले लिख दूं तो आप लोगों को फायदा रहेगा कि कौन कौन से हमने फॉर्मूलेज इसके अंदर यूज करे हैं। बहुत सिंपल सिंपल से फॉर्मूले यूज करे, बड़ी बड़ी डेरिवेशन भी नहीं थी, छोटी छोटी डेरिवेशन हमने इसके अंदर करी हैं, बहुत मामूली मामूली से डेरिवेशन थी। सबसे पहला फॉर्मूला है EMF d∅dt फैराडे के लॉ के हिसाब से, और उससे पहले अगर करना चाहें तो हम लिखेंगे फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू B डॉट A, यानी कि BA cos थीटा, ये वाला फॉर्मूला हमने देखा था। और दूसरा जो है EMF का फॉर्मूला फैराडे के सेकंड लॉ के हिसाब से, और इसके अंदर लेंज ने अपनी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करके इसको लिखा माइनस d∅dt, ये अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ है, माइनस साइन लेंज लॉ के हिसाब से ही आया। फिर उसके बाद हम लोगों ने मोशनल EMF की स्टडी करी थी, मोशनल EMF इज इक्वल टू माइनस BLV साइन थीटा। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने मोशनल EMF करने के बाद हम लोगों ने स्टडी किया था सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, और हम लोगों ने कहा था माइनस LdI/dt जब हमने सेल्फ इंडक्टेंस स्टडी किया था फॉर सेल्फ इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्शन के लिए फॉर्मूला हमने यूज किया था माइनस NdI/dt। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला भी निकाला था, म्यू नॉट N² A/L, ये था सेल्फ इंडक्शन के लिए फॉर्मूला। और म्यूचुअल के लिए हमने जो फॉर्मूला यूज किया था वो था M इज इक्वल टू नंबर 8, M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A/L। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूले हमने यूज करे थे, जो बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूले हैं जो हमने डिराइव करे थे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इन्हीं को यूज करके कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो बोर्ड में आए हुए हैं और जो इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ी डेरिवेशंस नहीं है, ये दो डेरिवेशंस है, सेल्फ इंडक्शन की और म्यूचुअल इंडक्टेंस की, और एक मोशनल EMF की डेरिवेशन बीच में आती है। नहीं तो इसके अंदर, इस यूनिट के अंदर बहुत ज़्यादा डेरिवेशंस है नहीं। कॉन्सेप्चुअल में थ्योरी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है फैराडे के लॉज, और कभी कभी फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, रोटेटिंग रॉड का भी न्यूमेरिकल कई बार पूछ लिया जाता है कि रोटेटिंग रॉड है, उसका EMF निकालो सेंटर और उसके बाहर वाले एंड के बीच में। तो हम लोग करते हैं शुरू कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है, When is the magnetic flux crossing a given area held in magnetic field maximum? मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा, कई सारी बातें क्लियर होती हैं। हम फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला है B डॉट A, और इसको हम लिख सकते हैं BA cos थीटा, यानी मैग्नेटिक फील्ड है, कोई एरिया है, ये हमारा कोई एरिया है, और ये मान लो है मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, ठीक है, ऐसे, और ये है एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड जारी इसके हमारे एरिया में से पास कर रही है, ये है इनके बीच का एंगल। तो फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? अब देख रहे हो, ना तो B चेंज कर रहे हैं हम लोग, ना A चेंज कर रहे हैं, थीटा ही चेंज हो सकता है। तो अगर थीटा 0 डिग्री होगा तभी फ्लक्स BA होगा, दैट विल बी द मैक्सिमम फ्लक्स। यानी उस सिचुएशन में हमारे एरिया में से फील्ड लाइंस बिल्कुल इस तरीके से पास हो रही होंगी, ऐसे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, और एरिया वेक्टर भी हमारा इस तरफ होगा। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0, तब फ्लक्स मैक्सिमम होगा। यानी कि ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइंस सरफेस में से क्रॉस करें, ठीक है, परपेंडिकुलरली क्रॉस करें, तब फ्लक्स मैक्सिमम होगा। और मिनिमम कब होगा? मिनिमम तब होगा जब एरिया में से फील्ड लाइंस इस तरीके से पास हो जाए, ऐसे इस तरीके से पास हो जाए,
यानी कोई भी फील्ड लाइन एरिया को क्रॉस ना करे, बस उसको छू के ग्लेज करके निकल जाए, तब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तो फ्लक्स 0 होगा। तो दो सिचुएशन फ्लक्स की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो यूनिट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, थियोरेटिकल क्वेश्चन, लेकिन एक बार आ गया तो हम डिस्कस कर ही लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है वेबर, ठीक है। और अगर ना याद रहे तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, फ्लक्स जैसे होता है बी ए कॉस थीटा, तो मैग्नेटिक फील्ड होती है टेस्ला, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, हम लोग टेस्ला मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, एसआई सिस्टम में। और सीजीएस में लिखना चाहें तो टेस्ला की जगह लिखेंगे गॉस, और मीटर स्क्वायर की जगह लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरा है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी बी मैग्नेटिक फील्ड ही होती है, और इसकी यूनिट है टेस्ला या गॉस, ठीक है। दोनों यूज कर सकते हैं हम लोग, सीजीएस सिस्टम में गॉस और एसआई सिस्टम में टेस्ला यूज करेंगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है तो याद रखने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है स्टेट फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत सिंपल, पहला फर्स्ट लॉ क्या कहता है फैराडे का? फर्स्ट लॉ कहता है कि किसी भी कॉइल में ईएमएफ तब प्रोड्यूस होता है जब उससे जुड़ा हुआ फ्लक्स चेंज होता है, ठीक है। ये है फैराडे का फर्स्ट लॉ, जब भी फ्लक्स चेंज होता है तो हमारी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है। और सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ कहता है कि मैग्नीट्यूड है जो ईएमएफ का, जितना ईएमएफ बनेगा वो प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। ये सिंपल से दो लॉज हैं, स्टेटमेंट बहुत इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सर्किट ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड? किन किन फैक्टर्स पे इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स के? तो ईएमएफ किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, इसका फॉर्मूला यूज करते हैं। ईएमएफ होता है माइनस डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स फाई, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, बी ए कॉस थीटा। तो ईएमएफ कब कब प्रोड्यूस हो सकता है? या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकता है, जैसे मैग्नेट को पास में लाएं, दूर लेके जाएं कॉइल के, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज डिक्रीज करती है तो ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। दूसरा है एरिया चेंज हो, हम किसी कॉइल को खींच करके बड़ा कर दें, छोटा कर दें, बड़ा कर दें, छोटा कर दें, तो एरिया चेंज होगा तो भी ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। और तीसरा है एंगल चेंज करने से, यानी कॉइल को तुम रोटेट कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल चेंज होगा तो भी ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। या तीनों चीज़ों को एक साथ भी, या दो को या तीनों को, किन्हीं दो को लेके भी हम लोग इस ईएमएफ को इंड्यूस करवा सकते हैं। तो इन फैक्टर्स के ऊपर हमारे इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, गिव द एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ अ मेटल कंडक्टर मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। कोई रॉड है, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रही है, तो उसके दोनों किनारों के बीच में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब इन्होंने कहा मेटल वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रही है, तो मेटल वायर मूव कर रही है मतलब इसके अंदर तो मोशनल ईएमएफ वाला कॉन्सेप्ट आएगा। तो मोशनल ईएमएफ का जो फॉर्मूला है हम जानते हैं BLV साइन थीटा होता है, और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रही है हमारी रॉड, तो थीटा 90 होगा, तो ईएमएफ का फॉर्मूला बन जाएगा BLV, जो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वोल्टेज डेवलप बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द रॉड। नेक्स्ट है, स्टेट द लॉ दैट गिव्स द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। वो लॉ बताओ जो ईएमएफ की, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन या पोलैरिटी बताता है, ठीक है, सिंपल। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन बताता है? लेंज लॉ। और वो क्या कहता है लेंज लॉ? लेंज लॉ कहता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। जिस कारण से वो पैदा होता है उसको अपोज करता है, उसका विरोध करता है, ठीक है। मैग्नेट को पास में लाने से ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि मैग्नेट को पास में आने से रोकेगी, और अगर दूर लेके जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि मैग्नेट को दूर जाने से रोकेगी, ठीक है। ये हमारा लेंज़ेस लॉ। नेक्स्ट है,
एक डायरेक्शन हमें निकालनी है इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ की, और क्वेश्चन दे रखा है इस तरीके से कि एक वायर है और वायर के पास एक लूप रखा हुआ है। इस तरीके से एक वायर है और एक लूप रखा हुआ है, और ये क्या कहा है इसके अंदर, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप व्हेन द करंट इन द वायर इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। इसमें अगर करंट लगातार इंक्रीज कर रहा है तो इसके अंदर फाइंड डायरेक्शन, इसमें हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन निकालनी है। फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये क्वेश्चन है। ठीक है, पहली बात तो देखेंगे इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा या नहीं होगा, ये देखेंगे। तो ये लूप है, इसके अंदर हमें करंट की डायरेक्शन बतानी है। करंट इसका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अगर करंट इंक्रीज करेगा तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी, क्योंकि स्ट्रेट वायर की जो फील्ड का फॉर्मूला है वो क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होता है ना। स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो बहुत लॉन्ग वायर है, तो करंट इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसी होगी, क्योंकि करंट इस तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम इसको राइट हैंड में होल्ड करेंगे, ठीक है, और जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ अपने अंगूठे को पॉइंट करेंगे ऐसे। तो फिंगर्स हमारी ऊपर वाले हिस्से में बाहर आ रही हैं, यानी फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, डॉट डॉट के फॉर्म में। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, बाहर आ रही है बोर्ड के, तो मैंने डॉट डॉट्स के फॉर्म में दिखा रखी है ऐसे से, ये डॉट डॉट के फॉर्म में दिखाई है इस तरीके से, और वो इंक्रीज कर रही है। अब इंक्रीज करेगी तो इसका फ्लक्स इंक्रीज करेगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो ईएमएफ भी इंड्यूस करेगा, है ना। अब हमें लेंस लॉ की हेल्प से बतानी है डायरेक्शन क्या होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से, बोर्ड से बाहर आ रही है, बोर्ड से बाहर आ रही है, यानी बोर्ड के उस तरफ कौन सा पोल है, फील्ड वहां से आ रही है निकल करके, तो कौन सा पोल होना चाहिए, नॉर्थ पोल। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल है और मेरे पास इधर साउथ पोल है, उधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, बीच में कॉइल, ठीक है। और कॉइल का पीछे वाला फेस, कॉइल के, ये कॉइल है ना, कॉइल के पीछे वाला फेस मैग्नेट के कौन से पोल के पास है, नॉर्थ पोल के पास। ये ध्यान रखो, ये हमारी कॉइल है, कॉइल के बैक साइड वाला जो फेस है वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास है, तभी तो फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं, है ना। तो वो नॉर्थ पोल है और वो नॉर्थ पोल स्ट्रांग हो रहा है, ऐसे कह लो वो नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा है। तो बैक साइड में, कॉइल की बैक साइड में, फ्रंट साइड बैक साइड नॉर्थ पोल के सामने है, नॉर्थ पोल के सामने नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा है, तो कॉइल का वो फेस जो हमारी मैग्नेट की तरफ है उसमें नॉर्थ पोल बनना चाहिए अपोज करने के लिए। अगर पीछे नॉर्थ पोल बन रहा है तो इस तरफ कौन सा पोल बनना चाहिए, साउथ पोल। तो साउथ पोल बनने के लिए करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज। सो करंट फ्लो करेगा क्लॉकवाइज। इस तरीके से हम रीजन आउट करके हम लोग इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, समझ गए, ठीक है। हमें क्या करना है इसमें, एक तो बाहर वाली जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैग्नेट के पोल्स जरूर देने, क्योंकि फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं ऐसे, तो नॉर्थ से साउथ आती है, तो पीछे साइड कौन सा पोल हुआ, नॉर्थ पोल हुआ, इस तरफ कौन सा पोल हुआ, साउथ पोल हुआ, बीच में कौन है, बीच में कॉइल है, कॉइल का ये वाला फेस तुम्हारी तरफ है, ठीक है, वो साउथ पोल के पास है, कॉइल का पीछे वाला फेस नॉर्थ पोल के पास है, और मैग्नेटिक फील्ड ग्रो कर रही है ना, वायर में मैग्नेटिक फील्ड ग्रो कर रही है, स्ट्रांग हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि नॉर्थ पोल स्ट्रांग हो रहा है या नजदीक आ रहा है, तो कॉइल का वो फेस नजदीक आने से मैग्नेट को रोकेगा। तो नॉर्थ के पास तभी नॉर्थ पोल रुकेगा जब उसमें नॉर्थ पोल इंड्यूस होगा, तो बैक साइड में नॉर्थ पोल बन जाएगा, तो फ्रंट साइड में साउथ पोल बनेगा। इसलिए करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज में बनता है साउथ पोल। इजी। ऐसे ही डिक्रीजिंग वाला भी निकाल सकते हैं हम लोग, और कॉइल को दूर लेके जा रहे हैं, पास में ला रहे हैं, तो भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके से फ्लक्स को चेंज करके हम इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ऐसा ही है, इसमें प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन मेटल रिंग्स 1 and 2 व्हेन द करंट आई इन द वायर इज स्टेडीली डिक्रीजिंग। अब की बार दो हमारे पास इस तरीके से वायर है, एक लूप फर्स्ट लूप और दूसरा है सेकेंड लूप, और करंट क्या है, डिक्रीज कर रहा है, और हमें इसमें करंट की डायरेक्शन बतानी है। फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड
करंट इन लूप 1 and 2। 1 और 2 लूप में हमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालनी है। तो पहले तो बाहर वाली फील्ड की डायरेक्शन बनाएंगे। करंट जा रहा है इस तरफ, वायर को पकड़ेंगे राइट हैंड में, करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को पॉइंट करेंगे, उंगलियां ऊपर की तरफ अंदर जा रही हैं, यानी ऊपर की फील्ड होगी क्रॉस क्रॉस, क्योंकि फील्ड बोर्ड के अंदर जा रही है तो क्रॉस क्रॉस, और उंगलियां घूमकर इधर आएंगी तो इधर डॉट डॉट, तो नीचे वाली फील्ड डॉट डॉट वाली हुई। ठीक है, ओके। अच्छा, इस कॉइल का देखो फील्ड लाइंस कैसी हैं, इसमें बोर्ड के अंदर जा रही है, फील्ड लाइंस कैसे हैं, बोर्ड के अंदर जा रही है। ठीक है, इसका मतलब इस तरफ कॉइल के सामने कौन सा पोल हुआ, नॉर्थ पोल, है ना, इस वाले कॉइल के लिए। तो कॉइल के सामने नॉर्थ पोल हुआ, और वो नॉर्थ पोल स्ट्रांग हो रहा है, वीक हो रहा है, वीक हो रहा है, क्योंकि करंट हमारा वीक हो रहा है। हम लोग बाहर की मैग्नेटिक बात कर रहे हैं, तो इसके सामने नॉर्थ पोल है, वो वीक हो रहा है, वीक हो रहा है मतलब नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, तो ये दूर जाने से रोकेगा। कौन सा पोल बन के, साउथ पोल बन के। साउथ पोल बनेगा तो इसमें करंट डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। और इसमें देखो, इसमें बैक साइड में नॉर्थ पोल है, क्योंकि फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं। मेरी तरफ कौन सा पोल है, साउथ पोल। ठीक है, और साउथ पोल कैसा हो रहा है, वीक हो रहा है, यानी दूर जा रहा है, तो इसमें नॉर्थ पोल बनेगा, तो करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरीके से रीजन दे करके हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट की डायरेक्शन बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी ऐसे ही दे रखा है, predict the direction of induced current in a metal ring when the ring is moved toward a straight conductor with constant speed. The conductor is carrying current I in the direction shown. अब की बार ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन उस क्वेश्चन में क्या किया है, इस क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन है ऊपर वाला, लेकिन इसके अंदर अब की बार करंट इंक्रीज नहीं कर रहा, करंट कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, लेकिन हम इस लूप को पास में ला रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया, लूप को पास में ला रहे हैं और करंट की डायरेक्शन यही है। ठीक है, अब पास में लाएंगे तो फील्ड ग्रो करेगी, है ना, फील्ड ग्रो करेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा, और इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन कैसी होगी, बढ़ते हुए फ्लक्स को रोकने वाली होगी। ठीक है, तो पास में लाएंगे तो बैक साइड में इसमें देख रहे हैं नॉर्थ पोल बन रहा है, मेरे पास इधर साउथ पोल है, और साउथ पोल कैसा है, स्ट्रांग हो रहा है ना, साउथ पोल स्ट्रांग हो रहा है, तो इसको भी साउथ पोल बनना पड़ेगा, तो करंट डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। बात में आई, तो हम लोग लेंस लॉ की हेल्प से डायरेक्शंस निकाल रहे हैं करंट इंड्यूस्ड करंट की, यही हम लोग काम आज कर रहे हैं सारा। नेक्स्ट है, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स एंड द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड आर डबल्ड, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स एंड, और क्या किया है, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स एंड लेंथ ऑफ सोलेनॉइड आर डबल्ड कीपिंग द एरिया सेम, हाउ इज द इंडक्टेंस अफेक्टेड। सेल्फ इंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, सेल्फ इंडक्टेंस पे क्या असर पड़ेगा, जब हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स एंड लेंथ ऑफ सोलेनॉइड डबल, एन एंड लेंथ आर डबल्ड कीपिंग एरिया कांस्टेंट। तो सेल्फ इंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं, L इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। हमने लेंथ को क्या किया है, डबल कर दिया, एल डैश लिखते हैं, म्यू नॉट तो म्यू नॉट है, नंबर ऑफ टर्न्स भी डबल कर दी, तो हम लिखेंगे 4n स्क्वायर, डबल कर दी ना, तो 2 का स्क्वायर 4, एरिया पुराना वही है, एरिया में कोई चेंज नहीं आया। लेंथ क्या करी, लेंथ भी डबल कर दी, लेंथ भी डबल कर दी तो क्या होगा, तो हम देख रहे हैं दिस विल बी 2l, हमारा जो सेल्फ इंडक्टेंस है 2 टाइम्स हो जाएगा। बहुत इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर्मूला पता होना चाहिए, वैल्यूज पुट कर देते ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, राइट द 3 फैक्टर्स ऑन विच द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल डिपेंड। 3 फैक्टर्स ऐसे बताओ जिसपे सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है। देखो तुम्हारे सामने ही है, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया और लेंथ, 3 फैक्टर्स हो गए ना, ये भी हो सकता है चौथा फैक्टर,
अगर हम लोग एयर की जगह कोई और सॉलिड मटेरियल हमारी सॉलिडरी के अंदर यूज करें तो 3 फैक्टर्स हो गए, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया और लेंथ। नेक्स्ट है when current in a coil changes with time, how is the back EMF induced the coil related to it? जब किसी कॉइल का फ्लक्स चेंज होता है तो बैक ईएमएफ वो होता है जो बढ़ते हुए करंट को या घटते हुए करंट को अपोज करेगा, है ना, वही जो हमारे स्विच में स्पार्किंग पैदा करता है उसी को कहते हैं बैक ईएमएफ। एक मिनट, ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, छोटा सा। नेक्स्ट है नेम एनी 2 यूजफुल एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स। स्पीडोमीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन कुकर, है ना, ये सारे। मेटल डिटेक्टर भी है, जो मेटल डिटेक्टर ना, आप कभी जाते हो तो जो सिक्योरिटी वाले होते हैं एक रॉड आपके ऊपर ऐसे घुमाते हैं आपकी बॉडी के ऊपर, आपके सामान के ऊपर, वो मेटल डिटेक्टर भी एडी करंट्स के फिनोमेना के ऊपर बेस्ड है ना, कमाल की बात। और कई बार ऐसे दरवाजा होता है ना, दरवाजे के अंदर से आप पास करते हो, वो भी मेटल डिटेक्टर होता है बड़ा सा, ठीक है। तो वो पता है किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, वो वैसे ही है जैसे जो दरवाजा होता है ना, दरवाजा जिसके अंदर से आप पास होते हो, सिक्योरिटी वालों ने लगाया होता है, वो असल में एक बहुत बड़ी कॉइल होती है, सोलिनॉइड की कॉइल। और जब आप मान लो कोई लोहे की चीज, बड़ी सी लोहे की चीज अंदर से लेके जाओगे ना, तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज करेगा, और उसका जो सर्किट है ना, उस सर्किट के अंदर या तो करंट इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से अलार्म बज पड़ेगी। ये होता है उसका प्रिंसिपल। और ऐसे जो हैंड हेल्ड होता है ना मेटलिक डिटेक्टर, जो आपकी बॉडी पे से घुमाते हैं, वो भी यही काम करता है कि जब वो किसी लोहे की बॉडी ऑब्जेक्ट के ऊपर से पास करता है तो उसके अंदर करंट चेंज हो जाता है और वो बीप बीप करना शुरू कर देता है। लोहे की जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होगी ना, उतना ज़्यादा वो बीप बीप करेगा या उतना ज़्यादा वो सिग्नल्स एमिट करेगा। तो ये उसका प्रिंसिपल है, सिंपल सा, ठीक है। तो हमने सारे क्वेश्चंस ये डिस्कस कर लिए हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, और आपने देखा होगा कि बहुत सिंपल से थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डायरेक्शंस के लिए हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और बहुत ईजी है, ये हो जाएगा। ओके, तो ये टॉपिक हमारा पूरा हुआ, और कल हम लोग शुरू करेंगे नया टॉपिक, ऑल्टरनेटिंग करंट्स, ठीक है। सेकेंड पार्ट है ऑल्टरनेटिंग करंट्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो मिलते हैं फिर कल, सी यू टुमारो, बाय।